Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 3rd of July. So let's start the day with the first important topic and that is powers and functions of governor. तो वैसे तो आप कहोगे कि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बेसिकली ये पार्ट है यहाँ पे, लेकिन हम स्टैटिक पॉलिटी भी कवर कर रहे हैं. दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि आप इस चैनल को सिंसियरली फॉलो करिए. साथ साथ में आप हमारे कंटेंट को जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस हम अनबायस्ड तरीके से वीडियोस को बनाते हैं और साथ साथ में काफी एफर्ट देते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका हम नॉलेज को एक्सपैंड कर सके. तो इसीलिए आप इस करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी सिंसियरली फॉलो करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आएगा. अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं कंटेंट में दम नहीं है तो आप वीडियो को बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन बगैर देखे आप जज मत किया करिए और वीडियो को प्लीज बगैर पूरा देखे मत लीव किया करिए. चलिए प्रेजेंट करते हैं आज का पहला टॉपिक. तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि साहब, उनका डिसीजन ये है कि उन्होंने डिसमिस कर दिया है जो अरेस्टेड मिनिस्टर हैं वी सेंथिल बालाजी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को टेस्ट करने के लिए हैं ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर. तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या है आखिर में. तो गवर्नर क्या है जी? गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के. जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वैसे गवर्नर होते हैं स्टेट के लिए. और ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट का वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 153 से 167 में है पार्ट 6 में. तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. 153 से 167 पार्ट 6 स्टेट का डेफिनेशन उसमें कवर होता है. फिर आप देखोगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव उसी में लाई करता है. जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है. और इसी बीच आप देखोगे तो गवर्नर जो है वो टाइटुलर हेड है और चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल हेड है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो हेड भी करते हैं. तो टाइटुलर हेड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि गवर्नर है. जिस प्रकार से केंद्र के लेवल पे राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है रियल हेड में. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर के पास में डुअल रोल होता है ना. उनके पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं. तो एग्जीक्यूटिव पावर आप देखोगे तो ये गवर्नर के ही हाथ में है और ये एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली या फिर ऑफिसर्स के माध्यम से जो उनसे सबऑर्डिनेट हैं. साथ साथ में मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफिसर्स हैं, ठीक है. इसी के साथ में आप देखोगे तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर का वो सभी मैटर्स पे एक्सटेंड होता है और जो भी एग्जीक्यूटिव है वो एक्सप्रेस किया जाता है गवर्नर के नाम पे. मतलब देखोगे आप तो साइन और हैंड एंड सील जो हम पढ़ते हैं तो वो इसी के बेसिस पे है. जो भी ऑर्डर्स इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑथेंटिकेटेड होते हैं वो स्पेसिफाई किए जाते हैं गवर्नर के ही नाम पे. मतलब जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो गवर्नर के बिहाफ पे उसको कहा जाएगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये इनका काम क्या है. तो ये अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और बाकी के मिनिस्टर्स को भी सीएम के एडवाइस पे. फिर आप देखोगे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका अपॉइंटमेंट के साथ साथ में एडवोकेट जनरल का भी करते हैं 165 आर्टिकल के तहत. चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 6 में आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह का बात. तो उस चीज को लेकर के भी यहाँ पे होता है. और साथ साथ में आप देखोगे तो ये एक चांसलर हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के. अच्छा, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं आप सबसे एक हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बताइएगा कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट है मेंबर्स का चेयरमैन का वो तो गवर्नर कर रहा है, लेकिन रिमूवल कौन करता है? गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पार्लियामेंट कौन? मतलब आप इसको कमेंट में जरूर बताइए. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स का. तो ये समन करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और प्रोरोग करते हैं स्टेट असेंबली को. समन करना मतलब कि जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाना. जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में होता है जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं दोनों हाउसेस को बुलाने के लिए. समन डिसॉल्व करना मतलब कि देखिए स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर देना. वैसे भी काउंसिल सिर्फ 6 ही राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. और फिर प्रोरोग करना. प्रोरोग करना का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब एक सिटिंग चल रहा है और उसी बीच में हाउस को टर्मिनेट कर देना, ठीक है. वो जो पूरा का पूरा सेशन है उसको कहीं ना कहीं एडजर्नमेंट मतलब कि उस दिन को, मतलब एक दिन चल रहा है, मॉनसून सेशन मान लीजिए चालू होने वाला है, उसका पहला जो मीटिंग है वो चल रहा है लेकिन उसको बीच में ही रोक देना उस दिन के लिए, दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट. लेकिन प्रोरोग मतलब कि पूरा का पूरा सेशन को ही टर्मिनेट कर दिया जाए. तो ये पावर भी गवर्नर करते हैं स्टेट असेंबली के लेवल पे. नेक्स्ट ये असेंट देते हैं बिल्स के ऊपर. इनके पास में एड्रेस करने का अधिकार है स्टेट लेजिस्लेचर को. साथ साथ में ये नॉमिनेट करते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंडर आर्टिकल 171. ये आपको ध्यान रखना है कि 1/6 जो है उन मेंबर्स को ये नॉमिनेट भी करते हैं. जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा में. आप इसको लिंक करके चलिए, ठीक है. गवर्नर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रेसिडेंट को लिंक करिए, इस वजह से आपका दोनों रिवाइज होता चलेगा. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो डिस्क्वालीफाई भी ये करते हैं एमएलए को ऑन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो जब भी डिस्क्वालिफिकेशन करना होगा आर्टिकल 191 के तहत तो ये इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन से कर सकते हैं. गवर्नर जो है वो ले डाउन करते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स स्टेट लेजिस्लेचर्स में, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल पावर्स में आप देखोगे तो एक मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में बगैर गवर्नर के रिकमेंडेशन पे. केंद्र में भी यही है, राष्ट्रपति का है मतलब रिकमेंडेशन के बगैर नहीं हो सकता है. मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110. कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 203.
केंद्र के लेवल पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे गवर्नर है, आर्टिकल याद रखिएगा। और दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि आप देखेंगे ये करंट अफेयर्स के पार्ट में हम पूरा गवर्नर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं वो हम कवर कर ले रहे हैं। गवर्नर इंश्योर करते हैं कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम बजट भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो दोनों हाउसेज में मतलब प्रस्तुत किया जाए या फिर सिंगल हाउस में अंडर आर्टिकल 202। देखिए केंद्र के लेवल पे जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट, वो आर्टिकल 112 में है, लेकिन स्टेट के लेवल पे आर्टिकल 202 ये अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जुडिशियल पावर्स का। तो ये अपॉइंट और ट्रांसफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस की बात नहीं हुई, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर है यानी कि सबऑर्डिनेट जजेस जो हैं आर्टिकल 233 के तहत गवर्नर ही अपॉइंट या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट के लेवल पर ट्रांसफर प्रेसिडेंट करते हैं। अब आर्टिकल 217 की बात कर लेते हैं। तो ये एंटाइटल्ड है कि इन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं स्टेट के हाई कोर्ट का कंसल्ट करके, ठीक है। इसी के साथ साथ में मतलब जब भी राज्य सरकार के हाई कोर्ट के जजेस को चुना जाएगा तो गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन है। गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे ओथ ऑफ ऑफिस हाई कोर्ट के जजेस का, उनको ओथ दिलाने का काम गवर्नर का होगा। देखिए अपॉइंटमेंट कितना, देखिए सवाल डायनामिक हो सकता है। जजेस हाई कोर्ट का जो है वो अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उनको ओथ कौन दिलाएगा, तो गवर्नर दिलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्डनिंग पावर्स का, माफ करने का। तो आर्टिकल 161 के तहत देखोगे तो गवर्नर के पास में पावर है ग्रांट करने का, पार्डन्स कंप्लीटली माफ कर देना, रीप्राइव टाइम लिमिट देना, रेस्पाइट अगर कोई कारण है, जैसे कि अगर वो डिसेबल्ड पर्सन है या फिर अगर वो महिला प्रेग्नेंट है या सीनियर सिटीजन है, फिर रेमिशंस वगैरह, जैसे कि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कैरेक्टर है और जो टाइम पीरियड है उसको कम करना, ऑफ पनिशमेंट या सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट करना, ठीक है, एक पर्सन का कन्विक्शन को उसी के साथ मिला करके। और प्रेसिडेंट के लेवल पे आप देखोगे तो आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डेथ पेनल्टी है या फिर अगर कोर्ट मार्शियल के द्वारा भी है तो ये दोनों ही केसेस में गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट वे में गवर्नर को कवर कर लिया है। इस एफर्ट के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव का। और कहीं ना कहीं बैकअप में भी हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि कुछ बेहतर आपके लिए प्लान कर रहे हैं, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो हम यहाँ पे इंडेक्सेस भी कवर करा रहे हैं आपका। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 को रिलीज करा गया है बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IIMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। चलिए 64 इकोनॉमीज में देखा जाए तो डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप 3 स्पॉट्स पे रहे हैं। साथ साथ आप देखोगे तो बाकी के कंट्रीज टॉप 10 में है, में यूएसए और यूएई भी आता है। तो टॉप मोस्ट कंट्री आपको डेनमार्क याद रखना है। आयरलैंड जो है वो इस साल के रैंकिंग में 11th पोजीशन पे है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का जो है उनका रीजन भी अच्छा रहा है। साथ साथ में ये रिपोर्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है कि सब में यूनिक अप्रोचेस हैं और ये जो नेशंस हैं वो छोटे हैं लेकिन इनके पास में मार्केट एक्सेस का एडवांटेज है और ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स का, और इसी के साथ साथ में काफी कॉम्पिटिटिवनेस मतलब है इकोनॉमीज में, जिसकी वजह से काफी एफिशिएंटली काम हो पाता है। भारत का रैंक का बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भारत का रैंक जो है वो 40 है लेटेस्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में, जिसको रिलीज IIMD ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये जो कंट्री है ये दिखाता है कि भारत जो है वो 3 पायदान नीचे गिरा है, 43rd से स्टिल हम इंप्रूव करके 40 पे आए हैं, जो कि इंप्रूवमेंट दिखा रहा है हमारा, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो IIMD का ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है तो ये बताता है कि भारत जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, हालांकि लैग कर रहा है बिजनेस एफिशिएंसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इस रिपोर्ट को अगर ध्यान देंगे तो हम उसके हिसाब से आगे की पॉलिसीज बनाए करेंगे। साथ में जो टॉप 3 मेजर लिया जाना चाहिए वो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वगैरह में, कॉम्पेंसेशन लेवल्स में और इंप्रूवमेंट्स इन पोल्यूशन कंट्रोल में। इसमें भारत ने बहुत बेहतर स्कोर किया है, इस वजह से इंडिया का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ईयर बुक निकाला जाता है जो फर्स्ट टाइम पब्लिश 1989 में किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट होता है जो कि आप देखोगे कंट्री का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको दिखाता है। तो यहाँ आप देखोगे एनालाइज किया जाता है कि किस प्रकार से मतलब लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन को ऐड करके कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नेक्स्ट, ये किसी न किसी तरीके से आप देखोगे तो सर्वे कंडक्ट करता है किस प्रकार से डेटा और ट्रेंड है इन कंट्रीज के बीच में, प्रोडक्टिविटी, जीडीपी, जो भी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर्स है इस तरीके से, और साथ साथ में ये डेटा जो है वो अपने आप में रिस्पॉन्सिव भी होता है। 2/3 जो है ओवरऑल रैंकिंग वो इसी डेटा के आधारित पे है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। हालांकि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसको IIMD निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होगा तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है तो उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है, ये शब्दों का सिर्फ खेल है और आंसर पलट जाएगा, तो इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्लाइमेट क्लॉक। तो हाल ही में किंग चार्ल्स III है यूके के, जो लॉन्च करते हैं एक न्यू क्लाइमेट क्लॉक जो काउंट डाउन अंटिल 2030 तक करेगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट क्लॉक जो है वो एक क्लॉक है जो शो करता है किस प्रकार से समय बचा है हमारे पास क्लाइमेट को सुधार करने के लिए एक लेवल पे, और कितना तेज हमारा जो प्लैनेट है वो अप्रोच कर रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस के वार्मिंग पे। क्लाइमेट क्लॉक जो है वो बताएगा कि हमें क्या और कैसे करना है। डेडलाइन और लाइफ लाइन जो है क्लाइमेट क्लॉक का वो हमें बताएगा कि स्कोप ऑफ एक्शन क्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो टिकिंग क्लाइमेट क्लॉक है वो बताएगा कि किस प्रकार से प्लैनेट जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को टच करने वाला है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसी के साथ साथ में इनकरेज करेगा लोगों को कि ये एक साथ आ सकें और ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडिया सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर चुका है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट क्लॉक असेंबली और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आप देखोगे तो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है जो स्पेयर हेड है, जो कि आप देखोगे भारत सरकार का अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के साथ में है, फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और CSIR के साथ मिलकर के क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए। कुछ इस प्रकार से ये घड़ी दिखेगी, टिक 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 करती रहेगी कि किस प्रकार से हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज इंडियाज जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ये जो भारत का आपको देखने को मिलेगा ये वर्ल्ड 6 लार्ज टेलीस्कोप्स में है जो वाइटल रोल प्ले करेगा एविडेंस कंफर्म करने में ग्रेविटेशनल वेव्स का। साथ साथ में आप देखोगे तो इसका नाम कॉस्मिक क्लॉक रखा गया है। ये रैपिडली स्पिन करेगा न्यूट्रॉन स्टार्स को और रेडियो सिग्नल्स भेजेगा अलग अलग इंटरवल्स पे। फिर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है जो भी मतलब मिस्ट्रीज हैं यूनिवर्स का उससे रिलेटेड। एक पल्सर जो है वो कॉस्मिक लाइट हाउस है जो एमिट करता है रेडियो बीम्स वगैरह, ठीक है। वो ये डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स को ताकि एक्सप्लोर कर सके जो भी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर होंगे। इस स्टडी के मुताबिक देखें तो रेडियो फ्लैशेस जो हैं पल्सेस का वो इफेक्ट होते हैं नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव्स से। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे ये जो नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव्स की बात कर लेते हैं तो ये अलग अलग सिग्नल्स हैं जो अलग अलग स्पेस टाइम में दिखाते हैं यूनिवर्स के, और ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रेजेंस जो है वो बताता है कि अर्थ से डिटेक्ट होकर के मतलब कहीं ना कहीं किस प्रकार से सिग्नल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये सिग्नल्स जो है वो अर्ली हैं और कुछ जो है वो थोड़ा सा डीले में है, ऐसा रिपोर्ट जो है वो बताता है। ये जो नैनो हर्ट्ज सिग्नल्स हैं वो सुने भी जा सकते हैं एज हमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, तो इस प्रकार से मधुर आवाज में भी सुना जा सकता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो प्रेजेंट हैं और साथ साथ में सिग्नल में इररेगुलरिटीज है क्योंकि पल्सर्स के वजह से। और ये माना जाता है कि जो अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स है जो इमर्ज हुआ है कोलाइडिंग पेयर से मॉन्स्टर ब्लैक होल्स से। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये लोकेटेड है सेंटर ऑफ कोलाइडिंग गैलेक्सी से जो कि ब्लैक होल से बना हुआ होता है और ये एक पीरियोडिसिटी के बीच में होता है 1 से 10 साल के बीच का। और ये नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो बताता है कि किस प्रकार से रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल हो सकता है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल और लार्ज रेडियो टेलीस्कोप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिर आप देखोगे ये कुछ नाम दिया गया है जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फर्स्ट डिटेक्शन जो है वो प्रपोज किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा। नेक्स्ट इंडिया का जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है तो ये आपको कहाँ लोकेटेड मिलेगा, डायरेक्ट सवाल 1 लाइनर एग्जाम में हो सकता है, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। और ये एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टिगेट करेगा रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स जो कि रेंज करते हैं सोलर सिस्टम से लेकर के यूनिवर्स तक में। इसमें 30 जाइजेंटिक पैराबोलिक डिशेस है। साथ साथ में हम बात कर लेंगे तो इसको डायरेक्शन में किसके बनाया गया है, लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के, और इसी के साथ साथ में इसको अपग्रेड किया गया है और इसको अपग्रेडेशन से मतलब जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप में कन्वर्ट किया गया है जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप हो जाएगा विश्व में लो फ्रीक्वेंसीज में। और इसको ऑपरेट करेगा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो कि मुंबई बेस्ड ये है, ठीक है। तो ये हमारा था डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर, थोड़ा बड़ा हो गया होगा लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे हमने पॉलिटी से लेकर के साइंस और एनवायरनमेंट से लेकर के हर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।